का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? हमें इस कहानी का पात्र वंशीधर सबसे अधिक प्रभावित करता है क्योंकि वह ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यपरायण व धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसके पिता उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की दयनीय दशा का हवाला देते हैं, परंतु वह इन सब के विपरीत ईमानदारी का व्यवहार करता है। वह स्वाभिमानी है। अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसला लिया गया, परंतु उसने स्वाभिमान नहीं खोया। उसकी नौकरी छीन ली गई। कहानी के अंत में उसे अपनी ईमानदारी का फल मिला। पंडित आलोपीदीन ने उसे अपनी सारी जायदाद का आजीवन मैनेजर बनाया। अगला प्रश्न, नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू यानी पक्ष उभर कर आते हैं? पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित है। लक्ष्मी उपासक। पंडित आलोपीदीन लक्ष्मी के उपासक हैं। वह लक्ष्मी को सर्वोच्च मानते हैं। वह एक कुशल वक्ता भी हैं। भाषण और धन के साथ उन्होंने सभी को अपने अधीन कर लिया है, यहाँ तक कि सभी को अदालत में खरीद रखे हैं। इसलिए बिना किसी डर के वे नमक का अवैध कारोबार करते हैं। वंशीधर द्वारा पकड़े जाने पर वह न केवल अदालत में धन बल का उपयोग करके खुद को मुक्त कर लेते हैं, बल्कि वंशीधर को अपनी नौकरी से भी निकलवा देता है। ईमानदारी के प्रशंसक। धन के उपासक होते हुए भी उन्होंने वंशीधर की ईमानदारी का सम्मान किया। वे स्वयं उसके द्वार पर पहुंचे और उसे अपनी सारी जायदाद सौंप कर मैनेजर के स्थायी पद पर नियुक्त किया। उन्हें अच्छा वेतन, नौकर चाकर, घर आदि देकर उसका मान सम्मान बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि ये समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। वृद्ध मुंशी, वकील, शहर की भीड़। वृद्ध मुंशी एक चरित्र है जो समाज के एक सामान्य मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए धन का महत्व सबसे अधिक है। उन्हें बस पैसे से मतलब है, चाहे वह जहां से भी आए। वे अपने पुत्र को ऊपरी आय करने का ज्ञान देते हैं। वकील। आलोपीदीन के पक्ष में मजिस्ट्रेट के फैसले पर वकील का खुश होना न्यायिक प्रक्रिया को शर्मसार करता है। पैसे के दम पर न्यायपालिका को प्रभावित करना आम बात हो चुकी है। न्यायपालिका में वकीलों का धर्म न्याय दिलाना नहीं रह गया, उनका काम सिर्फ पैसे कमाना रह गया है। यानी वकील है, वे पैसे के दम पर खरीदे जा रहे, वो सही न्याय नहीं करते। शहर की भीड़। कहानी में एक जगह कहा जा रहा है कि भीड़ के कारण छत और दीवार में कोई अंतर नहीं है। सही है। जिन लोगों ने आज भीड़ का आकार ले लिया है, उन्हें सही और गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे किसी के साथ हो रहे न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं है। वे बस दूसरे के दुख का तमाशा देखते हैं। उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। उन्हें सिर्फ निंदा करने और तमाशा देखने के लिए एक अवसर की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ाए और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। ये किसकी उक्ति है? ये उक्ति का अर्थ होता है कथन। नौकरी पर जाते हुए पुत्र को हिदायत देते समय वृद्ध मुंशी जी ने कही थी। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? जिस प्रकार पूरे महीने में सिर्फ एक बार पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, वैसे ही वेतन भी पूरा एक ही बार दिखाई देता है। उसी दिन से चंद्रमा का पूर्ण गोलाकार घटते घटते लुप्त हो जाता है, वैसे ही उसी दिन से वेतन भी घटते घटते समाप्त हो जाता है। इन समानताओं के कारण मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है कि जिस प्रकार पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे छोटा होता है, तो इसमें कहता है कि ऊपरी गवाही यानी घूस लेना चाहिए। क्या आप एक पिता की इस वक्तव्य से सहमत हैं? एक पिता के द्वारा पुत्र को इस तरह का मार्गदर्शन देना सर्वथा अनुचित है। माता पिता का कर्तव्य बच्चों में अच्छे संस्कार डालना है, सत्य और कर्तव्यनिष्ठ बनाना है। ऐसे में पिता के ऐसे वक्तव्य से हम सहमत नहीं है। अगला प्रश्न, नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। इस कहानी के अन्य शीर्षक हो सकते हैं सत्य की विजय। इस कहानी में सत्य ने कभी कोई झुकाव नहीं दिखाया। सत्य के मार्ग में शुरू से अंत तक कई बाधाएं थी, लेकिन
सत्य ने अपना रास्ता नहीं बदला और न ही एक पल के लिए भी हार या निराश हुआ। वंशीधर के सत्य के सामने आलोपी दीन को नतमस्तक होना पड़ता है। ईमानदारी। वंशीधर ईमानदार था, वह भारी रिश्वत से भी नहीं प्रभावित हुआ। अदालत में उसे हार मिली, नौकरी छूटी, परंतु उसने ईमानदारी का त्याग नहीं किया। अंत में आलोपी दीन स्वयं उसके घर पहुंचा और इस गुण के कारण उसे अपनी समस्त जायदाद का मैनेजर बताया। इस तरह सत्य की विजय और ईमानदारी भी इसके शीर्षक बन सकते हैं। अगला प्रश्न, कहानी के अंत में आलोपी दीन के वंशीधर को नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? कहानी के अंत में आलोपी दीन द्वारा वंशीधर को नियुक्त करने का कारण तो स्पष्ट रूप से यही है कि उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाने के लिए एक ईमानदार मिल गया। दूसरा, उसके मन में आत्मग्लानि का भाव भी था कि मैंने इस ईमानदार की नौकरी छिनवाई है तो मैं इसे कुछ सहायता प्रदान करूं। अतः उन्होंने एक तीर से दो शिकार कर डाले, यानी एक तीर से दो शिकार में दो कार्य। एक तो उसको नौकरी से निकाल दिया था, तो फिर सोचा कि इसको वापस नौकरी दे दूं और इसकी ईमानदारी से मैंने नौकरी छुड़वाई थी, तो नौकरी देकर के मैं ये जता दूं कि मैंने तेरे साथ गलत किया। जहां तक कहानी से समाप्त की बात है तो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया समापन ही सबसे ज्यादा उचित है, पर समाज में ऐसा सुखद अंत किसी ईमानदार को ही देखने को नहीं मिलता है, अक्सर अपमान ही मिलता है। दारोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित आलोपी दीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? वंशीधर ईमानदार व सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। दारोगा के पद पर रहते हुए उसने पद के साथ नमक हलाली की तथा उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी सतर्कता से कार्य किया। उसने भारी रिश्वत को ठुकराकर पंडित आलोपी दीन जैसे प्रभावी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसने गैर कानूनी कार्य को रोका। उसी आलोपी दीन ने जब उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाया तो वह उसकी नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। वह पद के प्रति कर्तव्य निष्ठा, उसकी जगह हम भी वही करते जो वंशीधर ने किया, यानी वंशीधर ने अपनी ईमानदारी को कहीं नहीं खोया और ईमानदारी के आधार पर ही उसने अपना पद ग्रहण किया। अगला प्रश्न, नमक विवाह के दारोगा पद के लिए बड़ू का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? वर्तमान समाज में भ्रष्टाचार के लिए तो सभी विभाग हैं। यदि आप भ्रष्ट हैं तो हर विभाग में रिश्वत ले सकते हैं। आज भी पुलिस विभाग सर्वाधिक बदनाम है क्योंकि वहाँ सभी लोगों से रिश्वत ली जाती है। न्याय व रक्षा के नाम पर भरपूर लूट होती है। अगला, अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। ऐसा जीवन में अनेक बार हुआ है। अभी पिछले दिनों हिंदी अध्यापिका ने कहा कि कल आप लोग कॉपी किताब लेकर मत आना। ये सुनकर मैंने सोचा ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि हिंदी की अध्यापिका न पढ़ाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल अचानक परीक्षा ले और वही हुआ। कॉपी किताब के अभाव में हमारा टेस्ट लिया गया। मुझे जिस बात का भ्रम था वही पुष्ट हो गया, पुष्ट यानी स्पष्ट हो गया। अगला प्रश्न, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा ये बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी। अपने निजी अनुभव के आधार पर बताइए। जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो। कबीर की साखियां और शब्द पढ़ते समय जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि कबीर किसी पाठशाला में नहीं गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा ज्ञानी संत बिना पढ़ा था तो हमने पढ़कर क्या लाभ उठाया। जब अंत में ईश्वर से संबंध ही जीवन का उद्देश्य है तो पढ़ना लिखना क्या। दूसरी बात ये कि जब भारत का खली नामक भीमकाय रेसलर विश्व चैंपियन बना तभी मुझे पता लगा कि वह बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। ये सुनकर लगा कि बिना पढ़े भी धन और ख्याति प्राप्त किया जा सकता है, यानी धन और ख्याति प्राप्त करने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है।